हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक और ये है अपनी इंडिया ज्योग्राफी चल रही है यहाँ पर। और अपन ने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपना चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, यानी अपने विश्व में और भारत में किस प्रकार के कितने खनिज पाए जाते हैं, उनका खनन कैसे होता है, खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नाटक दिया गया है कि कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? कीरी ने सुकांत से पूछा। फिर सुकांत ने जवाब दिया कि यह कोयला खदान के निकट होने के कारण काला है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने जवाब दिया। फिर उसके बाद खनिज क्या है, कीरी पूछती है। सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। यानी जब सबसे पहले बिस्कुट बनाते हैं तो उसका आटा तैयार करते हैं, तो उसमें आटा मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, चीनी और कभी कभी उसमें अंडे भी मिलाए जाते हैं। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जब पके हुए बिस्कुट आते हैं तब उनमें अपन अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं कि ये दूध है, ये अंडा है। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई वस्तु को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर कई चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। यानी जो खनिज हैं वो अपनी पृथ्वी पर हर जगह फैले हुए हैं, हर प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं और हर जगह लगभग पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। क्या बताया गया है कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है जिसका रासायनिक संगठन हो, यानी जो रासायनिक रूप से उपयोगी हो या जिसका अपन रासायनिक परिभाषा बता सके, नाम बता सके या उसको अलग अलग अवयवों को बना सके, तो वो कहलाता है खनिज। खनिज सभी स्थानों में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम में नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में तो बर्फ ही बर्फ है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी अपन आसानी से नहीं पहुँच सकते, और महासागरों में भी हम आसानी से खनिजों का दोहन नहीं कर सकते। फिर देखो यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि आपके भोजन में नमक और आपके पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो भी एक प्रकार के खनिज, यानी खनिज की श्रेणी में नमक भी आता है, और जो अपनी पेंसिल होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है वो भी एक खनिज का ही प्रकार है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अलग अलग गुण होते हैं खनिजों के, जैसे किसी का रंग अलग हो गया, किसी का घनत्व अलग हो गया, किसी की कठोरता अलग प्रकार की हो गई, रासायनिक गुण अलग होते हैं, और विलेयता यानी जल में वो कितना घुलनशील है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं हर प्रकार के खनिज की। अब अपन बात करते हैं खनिजों के प्रकार, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। यानी पृथ्वी पर 3000 से भी ज़्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन संरचना के आधार पर अपन बात करते हैं तो दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिजों में भी आते हैं लौह खनिज और अलोह खनिज। ये डायग्राम याद रखना है। खनिज हो गए दो प्रकार के, पहला हो गया धात्विक और दूसरा हो गया अधात्विक। और इसमें आ गया अपना पहला लौह खनिज और इसका दूसरा अलोह खनिज। फिर देखो एक और फैक्ट बताया गया है कि सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। यहाँ पर सेल का मतलब है चट्टाने, यानी चट्टान खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है, यानी समूह है, उसमें एक से ज़्यादा भी खनिज पाए जा सकते हैं। और जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो कहलाते हैं अयस्क। यानी कि जो खनिज होते हैं वो कभी भी एकदम शुद्ध रूप में या प्योर फॉर्म में नहीं निकालते हैं, सबसे पहले अयस्क निकालते हैं और फिर हम अयस्क के उस खनिज को अलग करते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 खनिज ही समझे जाते हैं।
यानी खनिज कितने समझे जाते हैं, खाली 100। अब बात करते हैं कि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालक करती हैं। यानी खनिज जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु कच्चे रूप में होती है, धातुएं कठोर होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक भी होती है, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क हो गए, मैग्नीज और क्रोमाइट हो गया, और अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। यानी धात्विक खनिजों में क्या होता है, धातु कठोर होती है, विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, जिनमें द्युति यानी अगर उन पर अपन मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चमक होती है। और दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया। अलोह खनिज कैसे होते हैं, सोना, चांदी, तांबा और अपना सीसा, इस प्रकार की अलोह खनिज की श्रेणी में आते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। जैसे ये देखो, खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिजों को निकालते किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले खनन करते हैं, फिर प्रवेदन करते हैं, आखनन करते हैं। 3 प्रकार हो गए। और खनन में आता है विवृत खनन और दूसरा कूपकी खनन। इन सब चीज़ों के बारे में अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से यानी दबी चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी जो पृथ्वी की चट्टानें होती हैं उनसे अपन खनन करके जो खनिज बाहर निकालते हैं, जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है खनन। और जो खनिज कम गहराई में होते हैं, यानी बहुत ही 100-200 फीट पर मिल गए, 400, 500 या 600 फीट तक भी अगर गहराई की बात करते हैं तो अपन वो मिल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं विवृत खनन। किस प्रकार का खनन कहलाता है, देखो, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेदन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। कूपक का एक एग्जाम्पल बात करें तो जैसे अपन बोरवेल लगवाते हैं अपने घरों में, ट्यूबवेल लगवाते हैं, तो उसमें से पाइप डाल डाल के अपन 200-300 फीट तक गड्ढा खोद देते हैं, तो ये कहलाते हैं कूपक, जो अधिक गहराई में खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, और इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। देखो, जो कम गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं वो कहलाता है विवृत खनन, और गहन वेदन यानी बहुत ही गहराई में जाकर खोदा जाता है उसे कहते हैं कूपक, और निक्षेपों के लिए जो बनाए जाते हैं उसे कहलाता है कूपकी खनन। और जब हम पेट्रोलियम और गैस निकालते हैं, प्राकृतिक गैस, तो उसके लिए करते हैं प्रवेदन, और आखनन होता है जो तटीय क्षेत्रों में आसानी से निकाले जाते हैं, वो कहलाता है आखनन। अब बात करते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं और अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अब ये जो चट्टानें बताई गई हैं, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें, इन सब तीनों चट्टानों के बारे में अपन ने पिछली क्लासों में बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। यानी चट्टानें किस प्रकार बनती हैं और इनमें किस प्रकार बदलाव होता है, और इनका एक जो चक्र होता है चट्टानों का बदलने का, वो भी किस प्रकार से काम करता है। अब बात करते हैं धात्विक खनिज। आग्नेय और कायांतरित शैल समूह यानी चट्टानों में जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज किन में पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। यानी मैदानों और जो नवीन पर्वत हैं, जो नवीन वलित पर्वत बनते हैं, उनमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप है।
जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नी निक्षेप हैं और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे जो अपना पेट्रोलियम है और कोयला भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, यानी ये हर प्रकार के जैसे जो अपनी होती हैं आग्नेय और कायांतरित शैल समूह होते हैं उनमें पाए जाते हैं लौह खनिज, और जो दूसरी चट्टानें बच गई जो अपनी अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है कोयला और पेट्रोलियम। और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिज कौन से हो गए, जो अधात्विक खनिजों में पाए जाते हैं। अब देखो ये मैप हो गया अपना। इस मैप में बताया गया है कि विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण बताया गया है। लोहा इस प्रकार से है, तांबा इस प्रकार से है और बॉक्साइट ये देखो यहाँ पर ये लोहे की खदान है, फिर ये भी लोहे की खदान है। भारत में देखो, भारत में 2 लोहे की खदानें हैं। फिर बॉक्साइट की क्या बात करें तो बॉक्साइट का भी भारत में 1 खदान है। चीन में भी देखो बॉक्साइट की 2 खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बॉक्साइट की 2 खदानें हैं। यहाँ पर लोहे की 2 खदानें हैं। तो इस प्रकार की विश्व में लोहे की, तांबे की और बॉक्साइट की खदान है वो आप देख सकते हैं। ये बड़ी खदानों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में तांबा नहीं पाया जाता। भारत में तांबा पाया जाता है, राजस्थान की खेतड़ी झुंझुनू में बहुत ज़्यादा तांबा मिलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी जो खदानें हैं विश्व स्तर पर उनकी बात हो रही है। अब बात करते हैं महाद्वीप के क्षेत्र में, यानी एशिया में बात करते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह निक्षेप हैं। चीन और भारत के पास जो लौह के निक्षेप हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, लौह के भंडार हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। ये देखो एशिया महाद्वीप में किस कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, मैग्नीज भी पाया जाता है, बॉक्साइट, निकल, जस्ता, सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन और टिन और लोहेस्ट तो पाया ही पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एक फैक्ट बताया गया है ये अपन देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। यानी एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है विश्व में जिसके अंदर कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं पाया जाता, यानी किसी भी प्रकार का कोई खनिज नहीं मिलता है, तो वो अपना हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। यानी रूस एक अकेला देश है जो एशिया में भी स्थित है और यूरोप में भी स्थित है। अब देखो उत्तर अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशन प्रदेश में और पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। अब ये देखिए ये यहाँ पर है एक वर्ल्ड मैप है फिर से अपना, और ये किस प्रकार का है, कोयला और खनिज को दर्शाता है कि कहाँ पर कोयला और खनिज मिलता है। अब अपन यहाँ पे भारत की बात करते हैं तो यहाँ देखो कोयले की खदान है, यहाँ पर भी कोयले की खदान है और ये खनिज तेल की खदान है एक गुजरात में और इधर अपनी हो जाएगी असम के अंदर। ठीक है, तो ये सब विश्व की जो बहुत बड़ी कोयले और पेट्रोलियम की खदानें हैं वो सब दर्शाई गई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की कि ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका के पास कौन कौन से हैं, सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला में बहुत अधिक मिलता है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाया जाता है। फिर देखो यहाँ पर फिर एक फैक्ट आ गया है, यहाँ पे अपना देखते हैं कि हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है, यानी ग्रीन डायमंड बोलते हैं जिसको, यानी हरे रंग का जो हीरा है वो एक दुर्लभतम हीरा है, यानी बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही
दुर्लभ रूप में मिलता है। विश्व की प्राचीनतम शैलें यानी चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात की है। यानी विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों की बात करते हैं तो वो है अपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ के बाद ही बन गई थी। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा मिलता है। सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया में मिलता है, लीबिया में मिलता है और अंगोला में भी तेल के भंडार पाए गए हैं। अब बात करते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक भी है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर तांबा मिलता है। सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए गए हैं। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। तो इसमें है विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध करवाता है। तो ये तो अपन ने देख लिया है विश्व में अंदर कहाँ कहाँ पर जो अपने महाद्वीप है वहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कौन सी जगहों पर पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इन खनिजों का भारत के अंदर विवरण। तो सबसे पहला है लोहा। तो लोहा बात करें कि भारत में उच्च कोटि के लोह के निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। यानी भारत में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। फिर बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यानी बाकी सब सेम है, सिर्फ गुजरात और तमिलनाडु ही दो नए यहाँ पर ऐड हुए हैं। बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक कौन कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है। फिर बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक कहाँ मिलता है? अभ्रक भी झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में है अपने भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान में भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा को ही बोला जाता है अभ्रक नगरी। भीलवाड़ा को क्या बोला जाता है? अभ्रक नगरी, क्योंकि यहाँ पर अभ्रक के बहुत ही बड़े भंडार हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाएगा? जिसको बोलते हैं माइका भी बोलते हैं, और भीलवाड़ा को माइका सिटी बोला जाता है, यानी अभ्रक नगरी। और भारत विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है, यानी उत्पादन करता है अभ्रक का, और इसका निर्यात भी करता है, यानी दूसरे देशों में बेचता भी है। फिर बात करते हैं तांबा की। तो यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। फिर बात करते हैं मैग्नीज की। भारत में मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोने की बात करें तो भारत में कर्नाटक में जो कोलार है उसमें सोने के निक्षेप हैं। जैसे KGF मूवी बनी थी ना, KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फाइल्स है, इसमें गोल्ड माइंस भी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा कोलार में, यानी केरल के कोलार में सोने के बहुत ही ज़्यादा निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है, जो इस अयस्क को खनन में बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। फिर बात करते हैं चूना पत्थर की। तो भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में भी चूना पत्थर पाया जाता है। अब बात करते हैं नमक की। तो यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और
निर्यातक है। यानी देखो, राजस्थान की सांभर झील से नमक का निष्कर्षण, राजस्थान की सांभर झील से बहुत ही अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं खनिजों के उपयोग से। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर में जो कंप्यूटर उद्योग है उसमें प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। यानी यहाँ पर खनिजों के उपयोग बताए गए हैं, किस प्रकार का खनिज किस प्रकार के काम में आता है। अब बात करते हैं खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब है इनका दोबारा से निर्माण नहीं हो सकता, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो हो गए। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी है। जिस तेजी से हम खनिजों का दोहन कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं या उनको वेस्ट कर रहे हैं, उतनी ही धीमी प्रक्रिया में खनिजों का पुनर्निर्माण हो रहा है। खनिज प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण का एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। पुनर्चक्रण किस प्रकार से किया जाता है? जैसे अपन ने कोई गाड़ी ली, अपन ने 20 साल चलाई, उसके बाद वो कबाड़ हो गई यानी स्क्रैप हो गई, तो हम उसको स्क्रैप में करवा देंगे जाके, उसको वापस से वो लोग दोबारा से रिसाइकिल करके उस लोहे को दोबारा से यूज करके एक नई गाड़ी के रूप में या नई गाड़ी बनाने में काम ले सकते हैं, बल्कि नया खनन करने के बजाय, जिससे लागत भी कम आएगी और अपने को गाड़ी भी सस्ते दामों में मिलेगी। देखो, खनिजों का जो पुनर्चक्रण बताया गया है कि पुनर्चक्रण है, कम प्रयोग करें, पुनर्चक्रण करें और फिर दोबारा से प्रयोग करें। अब बात करते हैं शक्ति संसाधनों की। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। गाइजर का मतलब जो गीजर होता है अपने बाथरूम में गर्म पानी करने का, वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी इस्त्री करती है। इसके बाद उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करके रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माता पुकारती है। यानी देखो, उन्होंने कितने कहाँ पर ऊर्जा यूज किया, कहाँ पर ऊर्जा संसाधन यूज किया। सबसे पहले उन्होंने गीजर ऑन किया पानी गर्म करने के लिए, फिर जो ब्लेंडर से जूस निकाला था वहाँ पर भी बिजली की आवश्यकता थी, फिर नाश्ता बनाने के लिए गैस की आवश्यकता पड़ी। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं, अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। यानी जो सन्नी है, माँ तो इतना सब करती है और सन्नी जो अपने घर, जो अपना रूम है, उसकी लाइटें और पंखा बंद करना भूल जाता है। तो माँ उन पंखों और लाइटों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में कितनी जो जीवन है, दैनिक रोजमर्रा का जो जीवन है वो कितना आसान है। लोगों को आसानी से बिजली मिल जाती है, पानी मिल जाता है, लेकिन गाँव में या फिर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज तक लोगों को पानी और बिजली भी ठीक से मुहैया नहीं हो पा रही। तो यानी हमें इन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें कम से कम उपयोग करना चाहिए और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। फिर बात करते हैं शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी ऊर्जा के दो स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहले परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब देखो, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत बताए गए थे उनमें देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है ईंधन और कोयला। ईंधन के लाभ क्या है कि सुप्रा है, यानी आसानी से मिल जाता है और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी बहुत से लोगों को ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और इनसे हानि क्या है? हानि है कि संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है, यानी
जो इनको संभाल के रखते हैं या इनको इकट्ठा करने में बहुत ही अधिक टाइम लगता है, प्रदूषण फैलाते हैं और हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ये वृद्धि करते हैं और निर्वनीकरण यानी वनों को काटते भी हैं। फिर बात करते हैं कोयला की। कोयले के लाभ क्या है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है, यानी विश्व में हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, यानी कोयले को जलाकर हम बिजली पैदा कर सकते हैं। हानि क्या है कि प्रदूषण बहुत अधिक करता है और परिवहन के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी है। अब यहाँ बात करें खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों की। खनिज तेल दोनों के लाभ क्या है कि आसानी से परिवहनीय है, टैंकर में डाला तेल को और लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले गए, और पेट्रो रसायन उद्योग का ये आधार है। हानि क्या है इनसे कि तेल अधिक पलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, यानी तेल के अधिक जलने से और गैसों के रिसाव होने से जो अपने पर्यावरण में ऑक्सीजन है उसमें जो कमी आती है या उसका ह्रास होता है, उसका नुकसान होता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी जब इनसे प्रदूषण होता है तो हमेशा ये बोलते हैं कि जब मानसून की पहली बारिश होती है ना, तब उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो अम्लीय वर्षा होती है और अपनी स्किन को खराब कर देती है। किस प्रकार अम्लीय वर्षा करती है कि जब प्रदूषण ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ के वो एक बादलों की एक परत बना लेगा जो बारिश के साथ पुनः वापस आकर अपने पृथ्वी पर गिर जाते हैं और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता। प्राकृतिक गैस के लाभ क्या है कि आसानी से परिवहन है, पाइपलाइन के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से भेज सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है और तेल से सस्ता भी है। फिर और बात करें परंपरागत स्रोतों में जल विद्युत आती है। जल विद्युत के लाभ क्या है कि ये प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, यानी जल विद्युत से सिंचाई भी होती है और मत्स्यन यानी मछली पालन भी होता है और सस्ता भी है। हानि क्या है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है, निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन यानी निम्न जो नीचे क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ की आशंका बनी रहती है और स्थापित करने में ज़्यादा खर्चीला है। तो ये हो गए अपने ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। अब बचा है अपना ईंधन। ईंधन को अपन कल वाली क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और हम किस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है संकलन क्लासेज, जिसमें एस बड़ा है और सी बड़ा है। आप ये सर्च करोगे तो इस प्रकार से हिंदी में अपने चैनल का नाम आपको दिखा हुआ मिलेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।